देखो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के अंदर हम ब्लॉक वाइज स्टडी कर रहे हैं और सबसे पहले हमारे पास आता है एस ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक आता है बेटा? एस ब्लॉक। एस ब्लॉक के अंदर हमारे पास ग्रुप नंबर 1 है और ग्रुप नंबर 2 है। ग्रुप नंबर 1 के अंदर जो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स आते हैं उन पे हम ध्यान देंगे। ग्रुप 1 के अंदर आते हैं हमारे पास लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। और इधर हमारे पास आता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ये हमारे एलिमेंट्स हैं। इन एलिमेंट्स की स्टडी की जाती है ग्रुप वाइज। कैसे स्टडी की जाती है? ग्रुप वाइज। पहला पॉइंट यही है कि इनकी जो स्टडी की जाएगी वो कैसे स्टडी की जाएगी बेटा? ग्रुप वाइज स्टडी की जाएगी। सर इनको ग्रुप में अरेंज करने से स्टडी हमारे लिए आसान क्यों हो रही है, बताओगे? क्योंकि ग्रुप वाइज जब हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहता है? सेम रहता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहता है? सेम, आउटरमोस्ट शेल का सेम रहता है। तो अगर मैं ग्रुप 1 की बात करूं तो ग्रुप 1 का कॉन्फ़िगरेशन होता है NS1 और ग्रुप 2 की अगर मैं बात करूं तो कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2। ये हो गया ग्रुप 1 और ये हो गया ग्रुप 2, NS2। ठीक है। अगली चीज ये है कि भैया अब हम पढ़ेंगे ट्रेंड। एन क्या है बच्चों? एन है शेल नंबर। क्या है बेटा? शेल नंबर। और यहां पे शेल कहां से स्टार्ट होती है? यहां पे शेल स्टार्ट होती है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ। सेकंड शेल से कहानी शुरू होती है। अब मैंने क्या लिखा है यहां पे? ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज। साहिल ध्यान दियो बेटा इस बात पे, मैं जो बोलने वाला हूं। ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। और फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर सबसे पहली प्रॉपर्टी जो आएगी वो आती है बेटा एटॉमिक साइज। क्या मैंने ये बताया था तुम्हें? नहीं बताया था। अब सुनते जाओ। जब मैं ट्रेंड्स की बात कर रहा हूं, कौन सी प्रॉपर्टीज की? फिजिकल प्रॉपर्टी की। तो ट्रेंड हम डिस्कस करते हैं बेटा DTC, DTG। तुम्हें क्या सुनाई दिया? कान खराब है तुम्हारे? DTG। इसे कहते हैं डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप, समूह के नीचे। समूह के नीचे। डाउन द ग्रुप, समूह में नीचे की तरफ जाते हुए। समूह में नीचे की तरफ जाते हुए। अंग्रेजी की हिंदी यही होगी। हम अंग्रेजी की हिंदी कर रहे हैं। तो डाउन द ग्रुप मतलब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी? एटॉमिक साइज की। मैं तो कह रहा हूं इसकी भी ना करें हम। अगर मैं सबसे पहले बात कर लूं तुम्हारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट, दैट इज कॉल्ड शेल नंबर। दैट इज कॉल्ड शेल नंबर। ईमानदारी से बताओ, डाउन द ग्रुप जाएंगे तो शेल नंबर क्या होगा? बढ़ेगा। तुम्हें बताया था भी मैंने कैसे बढ़ेगा। देखो कैसे बढ़ेगा। देखो देखो बढ़ रहा है। देखो डाउन द ग्रुप, दोबारा देखो, डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। ठीक है, वो मेरे पास ही रहेगी। तो डाउन द ग्रुप शेल नंबर क्या हो रहा है बेटा? इंक्रीज। यही वो रीजन है जिसके सारे के सारे क्या है? कॉन्सिक्वेंसेस हैं। इसी शेल नंबर के इंक्रीज होने की वजह से सारी दिक्कतें पैदा होने वाली हैं। कैसे? देखो, नंबर 1 एटॉमिक साइज। कौन सा साइज? एटॉमिक साइज। अगर शेल नंबर बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज भी इंक्रीज होगा। एटॉमिक साइज भी इंक्रीज होगा। डाउन द ग्रुप, ये याद रखना, डाउन द ग्रुप। ठीक है बेटे। तो अब मैं तुमसे यहीं पर अगर मैं कहूं तो लिथियम का साइज सबसे छोटा, उसके बाद सोडियम, सोडियम के बाद पोटेशियम, पोटेशियम के बाद रुबिडियम, रुबिडियम के बाद सीजियम, सीजियम के बाद फ्रेंशियम। खास बात क्या है कि एस ब्लॉक के अंदर आपको रेगुलर ट्रेंड देखने को मिलेंगे। कैसे ट्रेंड? रेगुलर। रेगुलर का मतलब होता है यहां पर आपको कोई बीच में एक्सेप्शन देखने को नहीं मिलेगा। अगर डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है तो मतलब डिक्रीज ही हो रहा है, कहीं पर इंक्रीज नहीं होगा बीच में। लेकिन पी ब्लॉक वाले जो एलिमेंट हैं वो गड़बड़ी शो करते हैं, उनमें कहीं ना कहीं करप्शन देखने को मिलता है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आएगी नहीं है? अब अगला कौन सी अरेंजमेंट होगी बेटा? अगर मैं यह लिखूं बेरिलियम और बेरिलियम के बाद
मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद कैल्शियम, कैल्शियम के बाद स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ये हो गया हमारा ग्रुप 1 और ये हो गया हमारा ग्रुप 2। इतनी बात समझ में आई सब बच्चों को? जब इतनी बात समझ में आ गई तो हम बी बात की बात करते हैं। वहां एटॉमिक साइज क्लियर बेटे? ठीक। अगली टर्म मैंने लिखी है बेटा जेफ। जेफ के बारे में मैंने तुम्हें बताया था क्या होता है बेटा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। कौन बच्चा बताएगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? बताओ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? जो न्यूक्लियस के पास वाला रहता है वो तो स्ट्रांग बना देता है, लास्ट वाला बना देता है, वो लगता है मतलब कम होने से आसानी से वो तो शील्ड इफेक्ट है। हाँ, वो चाहता है निकलने के लिए। कौन चाहता है? इलेक्ट्रॉन चलो वो शील्ड इफेक्ट है। अरे ये वीडियो में आना चाह रहा है, बार बार हाथ कर रहा है ऐसे। हाँ नहीं, अभी भी मजा नहीं आया। मजे दो सर शेल को मजा नहीं है। शेल में जितने इलेक्ट्रॉन है सब तो ना नहीं, बोल बेटा। द नेट अट्रैक्शन। अरे नेट, नेट अट्रैक्शन, इंटरनेट वाला नेट नहीं, नेट अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस। अच्छा, ऑफ द न्यूक्लियस ऑन द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट शेल, ये याद रखो, ये डेफिनेशन पेपर में आती है और बच्चा गलत लिख के आता है और नंबर नहीं पाता है। बाद में इल्जाम टीचर पे आ जाता है कि टीचर अच्छा नहीं पढ़ाता है, लेकिन ये नहीं देखता कि दिमाग में खुद के कुछ नहीं जाता है ना। अब वो चोट चला भी जाता है तो घर पे जाते ही उसको बाहर निकाल दिया जाता है। इंस्टाग्राम तुम्हारा दिमाग खा जाता है। हाय देख तड़प, देख तड़प, तड़प देख तड़प, स्क्रीन टाइम। गुड्डू आलिया, अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की डेफिनेशन क्या होगी? द नेट अट्रैक्शन, द नेट अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस ऑन टू द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, या और सिंपल भाषा में बोले तो हम ये कह सकते हैं द नेट अट्रैक्शन एक्सपीरियंस्ड बाय द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन बाय द न्यूक्लियस। तो हम बता देंगे, मैं यहां लिख देता हूं। चलो ये बताओ, एटॉमिक साइज वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बेटे? मैं अब तुम्हें जेफ समझाता हूं और जिसको जेफ समझ में आ जाएगा कम से कम नहीं तो 5 तरीके के क्वेश्चन वो सॉल्व करके जाएगा। जेफ पे डिपेंड करता है। सबके कान खड़े हो गए? लो जी, जेफ की बात करो तो हिंदी में क्या लिखेंगे बेटा जेफ को? द नेट अट्रैक्शन। बेटा अट्रैक्शन तो बहुत होती है, लेकिन अट्रैक्शन कैसी होनी चाहिए? नेट। द नेट अट्रैक्शन एक्सपीरियंस्ड बाय, हिंदी में लिखे तो आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन बाय द न्यूक्लियस, दैट इज कॉल्ड जेड इफेक्ट। समझ रहे हो? क्लियर? कुछ बोलना चाहिए? एक सिंगल नहीं, सिंगल न्यूमेरिकल नहीं, ठीक है? हाँ है तो होता ही नहीं, होता ही नहीं। ले आओ लल्ला। तो बेटा ध्यान देना बेटा, अब इधर गुड्डू, मैंने कहा लिथियम, मैंने लिखा सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। नीचे की तरफ गए हम, नीचे की तरफ गए तो बताना मुझे ईमानदारी से, क्या मैं ये कह सकता हूं कि एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है? सर कितनी बार कहोगे? 20 बार तो बोल चुके हो। हाँ, जब एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है तो मैं क्या ये लिख सकता हूं कि डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन नहीं बोलेगा बेटा, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन बोलेगा, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस क्या करेगा? जोर से बोल लो, इंक्रीजेस। उससे क्या होगा? हाँ बोल बेटा बोल। सर आप यहाँ पे हाँ शील्डिंग इफेक्ट सही बात है, शील्डिंग इफेक्ट शेल्डिंग इफेक्ट, कम हो रहा है। शेल्डिंग इफेक्ट कम, ज्यादा नहीं, कम। डाउन द ग्रुप जाएंगे एटॉमिक साइज बढ़ता जाएगा,
एटॉमिक साइज बढ़ता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन डिस्पर्स रहेंगे, तो आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से ज्यादा शील्ड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बट यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो दिमाग में रखनी है वो ये है कि शेल नंबर के इंक्रीज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन, आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस क्या होती जाती है बेटा, बढ़ती चली जाती है, जिसकी वजह से Z इफेक्टिव, कौन सा बेटा, Z इफेक्टिव, यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीज हो रहा है। ठीक सर, Z इफेक्टिव डिक्रीज होने से क्या हो रहा है, ईमानदारी से बताना। टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, बताओ जल्दी से क्या होगा, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप है। हाँ, अब इसी के यहाँ पे तुम्हारे क्वेश्चन होंगे। हाँ, अब नीचे की तरफ जब हम जाएंगे इसी के अंदर, तो मैं क्या ये भी लिख सकता हूं कि मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, जल्दी बताओ, मेटेलिक कैरेक्टर भी क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन लूज आसानी से करेगा उसका मेटेलिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग, ये समझ में आ गया सबको, ओके। क्या क्या कर दूं, पैक कर दूं, अच्छा बताइए आप लोगों को समझ में आ रहा है बेटा, किसी को कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ रही है बेटा, सबको क्लियर हो रहा है, ठीक है, ठीक है, चलो ये लिख लिया भव्या, तूने लिख लिया लक्ष्य, अरेंज द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, दो ही चीजें होती हैं बेटा, एक होता है बेटा डाउन द ग्रुप, एक होता है बेटा अलोंग द पीरियड, दो ही वर्ड बार बार दिमाग में आएंगे, एक होता है बेटा डाउन द ग्रुप और एक होता है बेटा अलोंग द पीरियड, एटीपी, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। समझ में, थ्योरी है ना बेटा ये, तो थ्योरी में मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि बार बार चीजें रिपीट होकर तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जब तक आपको ये टर्म क्लियर नहीं होगी और शेल नंबर वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, तुक्के मारोगे सारे क्वेश्चंस में। अलोंग द पीरियड जा रहे हो, इधर क्या आ रहे हो, डाउन द ग्रुप, जो यहां पर हो रहा है ना उसका मैक्सिमम 90% यहां पर अपोजिट होता हुआ दिखाई देगा, जो इधर हो रहा है ना इधर, और जो इधर हो रहा है, जो इधर होगा इधर नहीं होगा, जो इधर होगा वो इधर नहीं होगा। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, मेटेलिक कैरेक्टर नीचे की तरफ बढ़ रहा है, इधर मेटेलिक कैरेक्टर घट रहा है, पहला कॉन्सेप्ट। टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन घट रहा है, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन घट रहा है, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। हाँ, धन्यवाद टीचर्स, दोनों पॉइंट क्लियर हो गए है ना, ये बात समझ में नहीं। इधर जब हम जाएंगे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि देखो अभी अभी मैंने तुम्हें बताया टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इधर क्या हो रहा है, बढ़ रहा, इधर टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, और जो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होती है बेटा, प्रॉपर्टी कौन सी होती है, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी होती है। ये बात समझ में क्लियर। देन अब देखो अगली चीज, हाँ भैया गुड्डू सुनिए, है बेटे, देख अगर मैं कहूं यहां पर कौन है, सोडियम, यहां पर कौन है बेटा, मैग्नीशियम, इधर कौन है बेटा, सोडियम के नीचे पोटेशियम, और इधर कौन है बेटा, कैल्शियम। अब ये चार एलिमेंट है, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन अरेंज करो, करो, ऐसे ऐसे नहीं करते, कॉपी में करते हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, हो गया, वेरी गुड, हो गया बेटा, कर दिया अरेंज। बता लक्ष्य, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, तुम्हारे तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग खराब है मुझे पता है, बिल्कुल बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। और डिक्रीजिंग में क्या होता है शिवम, देखा क्या कहा था मैंने, खराब है, डिक्रीजिंग बड़े से छोटा। हो गया भाई, हो गया। देखो अब तुम्हें क्या दिक्कत नहीं होनी चाहिए, देखो इस डायरेक्शन में जाओगे मेटेलिक कैरेक्टर घटेगा, मेटेलिक कैरेक्टर घटेगा, इन दोनों में कौन जीत गया,
सोडियम। इन दोनों में कौन जीत गया? सोडियम। इन दोनों में कौन जीत गया? तो कौन जीत गया? नंबर 1 पे कौन? पोटेशियम। बहुत बढ़िया। नंबर 1 पे कौन? पोटेशियम। हाँ या ना? नहीं बात समझ बेटा, सिंपल से देख, इस डायरेक्शन में जाएगा मेटेलिक कैरेक्टर घटेगा, इस डायरेक्शन में जाएगी मेटेलिक कैरेक्टर घटेगा, यही बताया मैंने। तो सोडियम मैग्नीशियम से ज्यादा, पोटेशियम कैल्शियम से ज्यादा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब ले देकर पोटेशियम क्या है? सबसे ज्यादा। अब ये भी नहीं क्लियर हुई, देख ये दोनों हैं ज्यादा, इन दोनों से ये दोनों ज्यादा है कि नहीं है? अब देख सोडियम और पोटेशियम की अगर मैं बात करूं तो डाउन द ग्रुप जा रही है, मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? बढ़ेगा, पोटेशियम। तो पोटेशियम का मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? सबसे ज्यादा। अब मैं अगर मैग्नीशियम और कैल्शियम की बात करूं तो कैल्शियम का मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा? ज्यादा। कैल्शियम का मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा? ज्यादा, क्योंकि डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, हाँ इधर घटता है। तो हार कौन गया बेटा? मैग्नीशियम, ये सबसे कम है। तो आप क्या लिखोगे? सबसे पहले मैग्नीशियम, उसके बाद कैल्शियम, कैल्शियम के बाद सोडियम, सोडियम के बाद पोटेशियम। लो जी, समझ रहे हो? मैं क्या ना करूं, तूने ही ना कर दी, समझ रहे हो? मुझे पता है डिक्रीजिंग की जगह इंक्रीजिंग लगा दिया होगा, इंक्रीजिंग की जगह डिक्रीजिंग लगा दिया होगा। ये कह रहा एरो ही नहीं लगा रहे, अपने आप लगाओ, कह रहा कोमा लगा दिया। बेटा कोमा नहीं लगाना गुड्डू, नो कोमा एट ऑल, ओनली डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग। चलो क्लियर हो गया क्वेश्चन? अब देखो, अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट नहीं पता होता तो तुक्के मारते कि नहीं मारते? कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए भैया, बहुत ज्यादा जरूरी है। अगला क्वेश्चन लिखो जरा, अगला क्वेश्चन लिखो जरा। अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज द फॉलोइंग in increasing order of, in increasing order of their effective nuclear charge, effective nuclear charge, सेम एलिमेंट है, लगा दो अरेंज कर। इंक्रीजिंग ऑर्डर, देख फिर पंगा पड़ेगा, मेरे को पता है ना। इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में पहले सबसे कम आएगा। दो पूछ, बोल। हाँ ज़ेफ, हाँ मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, ज़ेफ नीचे घटेगा, ज़ेफ इधर बढ़ेगा, बस दो ही काम है। इधर बढ़ गया, इधर घट गया। हो गया बेटा? तान्या, बच्चों का खेल होगा, आई थिंक सो। इट इज जस्ट लाइक अ किड क्वेश्चन। हो गया भाई, ऐसे बिल्कुल सर, ठीक है ना? समझ में? कोई ना समझे मन में क्या है। चलो डन है? यहां तक बात समझ में आ रही है? किसी बच्चे को कोई दिक्कत यहां तक? ठीक, अगला क्वेश्चन पढ़ाऊंगा। हाँ नहीं आई बात समझ में? देख कोई बात नहीं बेटा, देखो हमारा काम है सबको समझाना, सबका साथ सबका विकास। कहाँ है? पता नहीं। हाँ। देखो प्यारे बच्चों, सोडियम और मैग्नीशियम बेटा इस डायरेक्शन में जाएंगे, जेड इफेक्टिव, ईमानदारी से बताओ। मैंने तो नहीं कहा, तू नहीं कहा। इधर जेड इफेक्टिव घटेगा, बच्चों वाला खेल। अब देख इन दोनों में कौन जीत गया? जेड इफेक्टिव में लल्ला। मैग्नीशियम जीत गया कि नहीं जीत गया? इन दोनों में कौन जीत गया? कैल्शियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम में कौन जीतेगा? मैग्नीशियम। कौन जीतेगा? मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम इज द विनर, मैग्नीशियम इज द विनर। सोडियम और पोटेशियम ये दोनों हारे हुए हैं, किससे? मैग्नीशियम और कैल्शियम से। सोडियम और पोटेशियम में कौन जीत जाएगा? सोडियम जीत जाएगा, थर्ड पोजीशन लड़के की। और पोटेशियम की क्या हो जाएगी? सबसे कम वैल्यू, तो पोटेशियम सबसे कम आ गया, सीधी सी बात है। दो पूछ। हाँ 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 हाँ, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी बढ़ेगी, जेड इफेक्टिव घटेगा। हाँ भाई, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है, कहां पकड़ पाऊंगा? अब बता, मैं लक्ष्य को अगर मुझे कुछ कहना हो कैसे कह पाऊंगा? इसको कुछ कहना हो, कहने की जरूरत नहीं है, सीधा
मुक्का, उस तक मुक्का भी नहीं पहुंचेगा। आर यू गेटिंग मी? हाँ, पूरा न्यूक्लियस ही शिफ्ट करना पड़ेगा। चलो यहां तक बात समझ में आ गई। अगली टर्म लिखो, बहुत बढ़िया टर्म है, बहुत मजेदार टर्म है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से तो पता नहीं जाना कितने क्वेश्चन आ जाते हैं इससे। लिखो आयनाइजेशन। स्पेलिंग में अटक गया। ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं। आप सिंपल भी बोल लेते तो मैं लिख देता। ये लिख रहा है आयनाइजेशन की स्पेलिंग देखो इसकी, आई नाई भाई इतने भी गिरन नहीं होना चाहिए। है, ये थोड़ी होती है, ये होती है आई नाई। सर आप देख लो मेरी क्लास में ऐसे लगती है। मजे ही मजे हैं। आयनाइजेशन, एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी, किसी को बी लग रहा है तो बी मत समझना, आयनाइजेशन है, जे है वो, सॉरी जेड है। क्वेश्चन है टॉपिक है। आयनाइजेशन एंथैल्पी दोनों वर्ड होते हैं बेटा, जेड भी आ जाता है, एस भी आ जाता है। आयनाइजेशन एंथैल्पी, प्यारे बच्चों एंथैल्पी का मतलब समझो, आयनाइजेशन तो सेकंड में समझ में आ जाएगा। एंथैल्पी का मतलब होता है हीट। क्या होता है बेटा? हीट। आयनाइजेशन, आयन बनाने की प्रोसेस, आयन बनाने की प्रोसेस। अब आयन कब बनता है? आयन बनता है जब एटम में से इलेक्ट्रॉन या तो चला जाए या इलेक्ट्रॉन आ जाए। दोनों ही सिचुएशन में क्या बनेगा? आयन बनेगा। अगर इलेक्ट्रॉन घर आया तो एन आयन यानी कि एनायन, और अगर इलेक्ट्रॉन घर से गया तो यानी कि कैट आयन, कैटायन। तुम्हें अच्छे से पता है मेटल कभी भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करता, इलेक्ट्रॉन को हमेशा भेजेगा, इलेक्ट्रॉन को हमेशा भेजेगा। पर ऐसे भी नहीं कि ले भाई निकल ही जा, नहीं, कुछ ना कुछ तो पैसे लगेंगे, यानी कि कुछ ना कुछ तो एनर्जी लगेगी। अब देखो एटम में से इलेक्ट्रॉन को कैसे निकाला जाता है, ऐसे नहीं कि ले भाई ये मेटल है, दो हाथ मारे इलेक्ट्रॉन निकल गया ना। पहले क्या किया जाता है? सॉलिड मेटल लिया जाता है, सॉलिड मेटल को एटोमाइज किया जाता है। क्या किया जाता है? एटोमाइज, मतलब इसको एटम्स में कन्वर्ट किया जाता है। हमारे पास सोडियम मेटल है, अब सोडियम मेटल यानी कि सोडियम एलिमेंट, और एलिमेंट किससे बना होता है? एटम से। तो सबसे पहला काम किया जाता है उसको एटोमाइज किया जाता है, यानी कि अलग अलग एटम किए जाते हैं। एटम पकड़ लिया, अब उस एटम को गैसियस स्टेट में ले जाया जाता है। कौन से स्टेट में? गैसियस स्टेट में। जब वो गैसियस स्टेट में चला जाता है तब उस गैसियस स्टेट में जो एटम है उसकी आउटर मोस्ट शेल में से जब हम इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, उसी एनर्जी को क्या कहेंगे? आयनाइजेशन। मेटल पकड़ा, निकाला, एटम निकाला, एटम को हीट किया, गैसियस स्टेट में ले गए। अब इस गैसियस स्टेट में जाने के बाद अगर जब हम इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे और उस दौरान जितनी भी एनर्जी हम देंगे, हम हमेशा एनर्जी देंगे ही, ये याद रख लेना। आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा देने का ही काम है, एनर्जी देनी ही पड़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐसे छूटने वाला नहीं है। तुम्हें मैंने कहानी सुनाई थी ना, रामू भैया की और चाचा। रामू चाचा था, रामू चाय वाला था और छोटू काम कर रहा था, है ना? चाय वाले का नाम नहीं था, तो चाय वाले, हाँ, चाचा और चाय वाला अननोन थे। तो चाय वाले के साथ रामू छोटू काम कर रहा था। अब वो जो काम कर रहा है तो पैसे से बंधा हुआ है, तो उसको हमेशा छुड़वाना ही पड़ेगा, और छुड़वाने के लिए हमेशा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है, और एंडोथर्मिक प्रोसेस का मतलब हुआ आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव होगी। देखा? बताओ पॉजिटिव का मतलब क्या? चार्ज, देखो एनर्जी को चार्ज बना दिया, वाह, नहीं पल्ले पड़े। पॉजिटिव वाला भी नहीं आया, बताने अभी देखा, अभी आएगा। आज छोड़, भरा जा, हाँ फेमस हो, ये आएगा कहां से वीडियो में? हाँ, छोटा सा चाहिए भाई मेरे को कोई। अमन तू आ जा, है नहीं तू आ जा, साहिल आइयो, आ जल्दी आ। देख भाई मैं हूं न्यूक्लियस, और अब मैं इलेक्ट्रॉन को अपने पास बुला, तू मत तू ही आ जा भाई, सॉरी मैं न्यूक्लियस और मैंने इलेक्ट्रॉन को अपने पास बुला लिया। अब ये इलेक्ट्रॉन मुझसे बंधा हुआ है, जाओ उधर, ये बंधाओ, मेरे को खींचना नहीं है, न्यूक्लियस अपनी जगह पे रहता है, पागल, न्यूक्लियस खराब करेगा। हाँ, तो मैं न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ है,
ये एनर्जी है बाउंडिंग एनर्जी। कौन सी एनर्जी है? बाउंडिंग एनर्जी। समझ रहे हो? एनर्जी की तरफ से आ जाता है। ये बाउंडिंग एनर्जी। अब जब मैं इसको बाहर निकालना चाहूंगा या ये घर छोड़ के जाना चाहे तो इसको ये एनर्जी पे करनी पड़ेगी। अब एनर्जी आएगी बाहर से। जब भी किसी सिस्टम में एनर्जी बाहर से आती है, आ रही है ना, आ ही रही है ना। जैसे अकाउंट में पैसे आते हैं तो पैसे बढ़ते हैं कि घटते हैं? तो चेंज पॉजिटिव कि नेगेटिव? सिंपल सी बात। चेंज कैसा? और प्रोसेस का नाम क्या होगा? एंडोथर्मिक। हाँ, बढ़ जाएगी यार। तेरे अकाउंट में मान ले 5 रुपए हैं और 3 रुपए क्रेडिट हो गए, तभी भी साइन तो पॉजिटिव ही रहेगा, ये कहेगा पैसे नहीं बढ़े। बस चलो मैं मान गया, चलो ठीक है। अब समझ में आ गया पॉजिटिव साइन क्यों आ रहे हैं? क्योंकि एनर्जी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। एनर्जी क्या हो रही है बेटा? इंक्रीज हो रही है। भागने देना, वो उस एनर्जी को लेके भाग गया, पर सिस्टम में तो एनर्जी आई है ना। तो वो रुकी थोड़ी। मेरी बात सुन, ये तो वही बात अब- है, पैसे आए किससे कट गई। बहुत बढ़िया बात कही है। तूने दुख तिलक पे हाथ रख दिया। ठीक है, अब सुन। अब एक एटम है, एटम के पास एनर्जी आई, उस एनर्जी को वो इलेक्ट्रॉन यूज करेगा 2 पार्ट में। आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट अगर याद हो, मैंने कहा था कि एक इलेक्ट्रॉन, जब एक फोटोन आता है, जब मेटल पे स्ट्राइक करता है तो उसकी एनर्जी 2 पार्ट में टूट जाती है। एक वर्क फंक्शन में जिसे बाउंडिंग एनर्जी कहते हैं, और बाकी बची हुई एनर्जी इलेक्ट्रॉन यूज करता है घूमने में। अब तुम्हारे अकाउंट में मान लो 20,000 रुपए आए और तुम्हारे सारे खर्चे मिलाकर 30,000 रुपए के हैं। तुम तो घर से बाहर नहीं निकल पाओगे। निकल पाओगे क्या? नहीं। लेकिन मान लो अगर 20,000 रुपए का खर्चा है और अकाउंट में कितने आ गए? 20,000 ही आए, तब भी घर से बाहर नहीं निकलोगे, लेकिन शांति की जिंदगी बैठ जाओगे। हाँ। और अगर मान लो अकाउंट में कितने आ गए? 1 लाख। ओए ओए, मजे ही मजे हैं। फिर तो भाई साहब ली गाड़ी और निकल गए बाहर घूमने, शिमला विमला, पता नहीं कहां कहां। तो वो सारी की सारी एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, तो सिस्टम में एनर्जी आई, 2 पार्ट में टूटी और यूटिलाइज, यानी कि सिस्टम में एनर्जी आ रही है। मेन पार्ट ये है। तो सिस्टम में एनर्जी आएगी तो आयनेशन एंथैल्पी हमेशा क्या होगी बेटा? पॉजिटिव। तो इसकी डेफिनेशन लिख लो आयनेशन एंथैल्पी की, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिवनेस। बस आई है, और उस एनर्जी को फिर 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं हम। रुके ना रुके, नहीं नहीं, देख बेटा, रुक भी रही है अगर तू ध्यान से देखे तो। मान ले मैंने कहा कि ये मेरा इलेक्ट्रॉन है और मैंने इसको पकड़ रखा है, तो बाउंडिंग एनर्जी होगी ना कुछ ना कुछ। मान ले 5,000, 10,000, 20,000 जो भी है, मैं इसको तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक मेरे को 20,000 नहीं मिल जाते। 20,000 मिले, मैंने छोड़ दिया, तो 20,000 मेरे पास आ गए ना। एक दूसरे की फीस बताएगा। हे भगवान, कितने गंदे। अरे कह रहे फीस लेते छोड़ दिया। बहुत सही है, फीस लेते कह रहे तू है कौन? हाय राम। These are the कलयुगी बच्चे। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड। आइसोलेटेड मतलब अकेला। आइसोलेटेड मैंने बताया था ना, गैसियस स्टेट में लेके जाते हैं एटम को। आइसोलेटेड गैसियस एटम। किसी बच्चे ने नहीं पूछा कि सर क्यों लेके जाते हैं गैसियस स्टेट में, सीधे सॉलिड में से क्यों नहीं इलेक्ट्रॉन निकाल लेते? नहीं, रीजन मैं बताता हूं। हाँ, जब हमारे पास जब सॉलिड स्टेट में होगा ना सब्सटेंस, तो बहुत सारी एनर्जी तो हमारी वहीं कंज्यूम हो जाएगी। इसीलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी की डेफिनेशन नहीं बन पाएगी, यानी कि हमें ये नहीं पता लग पाएगा कि एक्चुअल में कितनी एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए लगी है ना? समझ रहे हो? जैसे मान लो मेरे पास 1 मोल सॉलिड सब्सटेंस है NaCl का। सर जैसे हीट देते तो इलेक्ट्रॉन तो ऐसा मान लो फूलेगा ना। हाँ, फुदकेगा, वाइब्रेट करेगा, बाहर निकलेगा। ये डेफिनेशन क्लियर होगी तुम्हें? अब मैं छोटी छोटी सी रिलेशनशिप समझाता हूं, प्लीज ध्यान देना। गुड्डू, ये बिटिया, एंडोथर्मिक होता है ना, बिल्कुल ऑलवेज एंडोथर्मिक। ये हीट देनी पड़ती है ना इसलिए। जो आयनेशन एंथैल्पी है, क्या ये एटॉमिक साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी?
ये मेरा सवाल है, इनवर्सली होगी सर। क्या एटॉमिक साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन उतनी ज्यादा एटम। जल्दी बताओ, क्वेश्चन है मेरा ये। इनवर्स हाँ होगी, बोल भाई। हीट ज्यादा दोगे तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, तो कौन सी होगी? ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। टेक अ चुल्लू पर पानी एंड मेक अ डाइव इन इट। आया इनवर्स। भाई देखो, फिर वही बात, एटॉमिक साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज। आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से लूजली बाउंडेड। देखो ये ऐसे नहीं समझो, ऐसा, ये न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से क्या हो रहा है? दूर। क्यों हो रहा है? क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। एटॉमिक साइज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन दूर चला गया, अब यहां चला गया। यहां से इस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, यहां से निकालने के कंपैरेटिवली। तो इधर से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा, यानी कि यहां पर आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी और यहां पर आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी। यानी कि एटॉमिक साइज के क्या हुआ? डायरेक्टली या इनवर्सली? यहां पे एनर्जी ज्यादा लगी। लॉजिक है। मैं तो वही कह रहा था, तुम कहते हो ना केमिस्ट्री में एक्सेप्शन है, केमिस्ट्री में लॉजिक है भाई। बस सर रहने दो। फिजिक्स वाले कहते हैं उसमें लॉजिक है। तुम एक बात बताओ यार, मैंने अभी तक तुम्हें केमिस्ट्री पढ़ाई है, 2 चैप्टर पूरे हो चुके हैं, तीसरा चैप्टर शुरू करवा रहा हूं मैं। अभी तक मैंने एक बार भी कोई एक्सेप्शनल वर्ड यूज किया क्या? सर 4 बार। अरे मतलब वैसे यूज किया मैंने। इतने गंदे बच्चे हो यार तुम। फुल फोल्ड है। फुल फोल्ड है। पूरे फुल। एटॉमिक साइज के क्या होगा बेटा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हाँ या ना? अब अगला सवाल सुनना, मेरी बात को ध्यान से सुनना बेटा, जो बच्चे समझदार बच्चे होंगे। आयनाइजेशन एंथैल्पी और Z इफेक्टिव, क्या उसके बीच में ये रिलेशनशिप सही लिखी है मैंने? है? सही लिखी है भाई? है? सोच लो। नहीं समझ में आ रहा? देखो समझाता हूं। ये समझ लो लड़का, ये समझ लो लड़की। अरे यार बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। बोल सर। और इनके बीच में अट्रैक्शन, इनके बीच में अट्रैक्शन। गुड्डू फील नहीं करना, सिर्फ सुनना है और समझना है। ये लड़का, ये लड़की, रिपीट कर रहा हूं, ये लड़का, ये लड़की, इनके बीच में अट्रैक्शन। केमिस्ट्री की भाषा में कहूं तो ये न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में अट्रैक्शन, इनके बीच में अट्रैक्शन। और ये अट्रैक्शन होती है कूलम्बिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। प्यारे बच्चों, अगर इस लड़के के अंदर लॉयल्टी होगी, अरे वाह, समझदार होगा, सामने वाले की रिस्पेक्ट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन तो इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? ज्यादा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? ज्यादा। जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, ये लड़की इस लड़के से उतने ज्यादा क्या होगी? इंप्रेस्ड होगी, इंप्रेस्ड हो जाएगी, इसकी रिस्पेक्ट करेगी। तो इनके बीच में अट्रैक्शन बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। इन दोनों को दूर करना मुश्किल की आसान? मुश्किल। रिश्ता टूट पाएगा? नहीं। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी कि कम? ज्यादा। लेकिन मान लो लड़का नहीं है, जो मैंने बोला वो चीजें नहीं है। लड़की कुछ टाइम समझेगी, कोशिश करेगी भाई हाँ सुधर जाए। जब नहीं सुधर रहा है तो धीरे धीरे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता जाएगा? कम। यानी कि रिलेशनशिप में इफेक्टिवनेस कम होती जाएगी और वैसे वैसे रिलेशनशिप टूट जाएगी। और लास्ट में आयनाइजेशन एंथैल्पी की रिक्वायरमेंट कम होगी कि ज्यादा? कम। नहीं वो अभी नहीं आ रही है। क्लियर है? तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या होगी बेटा? ज्यादा। भव्या सही बात बता रहा हूं कि गलत बता रहा हूं? थैंक यू बेटा, आई लव द वे यू लाई। लाइक बटन दबा दिया। शेर ही कहते हैं। चलो प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये तो तय हो गया कि जो ये आयनाइजेशन एंथैल्पी है ये अलोंग द पीरियड लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करेगी। मैं तो नहीं कह रहा, तुम ही कह रहे हो। और अगर मैं डाउन द ग्रुप की बात करूं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करेगी। बोलो बच्चे, समझ में आ गई बात? ये अलोंग द पीरियड लेफ्ट टू राइट, डाउन द ग्रुप डिक्रीज, अलोंग द पीरियड इंक्रीज। बोल बेटे,
निहारिका दोबारा बताओ बेटे, बिल्कुल बताऊंगा, चिंता ना करो। अलोंग द पीरियड जा रहे हैं बेटे, देख अलोंग द पीरियड जा रहे हैं, एटॉमिक साइज घटता है कि नहीं घटता है? घटता है ना। देख अगर तुझे याद हो, मैंने यहां पे लिखवाया भी होगा Z इफेक्टिव के केस में, तो Z इफेक्टिव क्या होता है? Z इफेक्टिव जो होता है वो एटॉमिक साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। तो अगर एटॉमिक साइज घटेगा तो Z इफेक्टिव बढ़ेगा। अब तुम्हें पता है कि लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो एटॉमिक साइज घटता है, क्योंकि शेल नंबर तो सेम रहेगी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, वही चीज हो गई। तो इस डायरेक्शन में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो आयनेशन एंथैल्पी भी बढ़ेगी। तो आयनेशन एंथैल्पी अलोंग द पीरियड क्या होती है बेटा? बढ़ती है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जो मैं तुम्हें आगे समझाऊंगा। जनरल ट्रेंड जो है वो ये है। एक्सेप्शनल इज इटसेल्फ अ लॉजिक। कितना भी कवर कर लो अब तो हो गया। डाउन द ग्रुप क्या होगा भाई? डिक्रीज। कौन? ठीक है, अब समझ में आ गई बात। अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट इन, देख लो अभी तो लाइट जल रही है, दिखूंगा नहीं बाद में। हाँ यार वो इतना रिलेटेबल लगा ना मुझे, कह रहे 4 चाय ले आओ पर तुम लोग तो 3 हो। बहुत गंदा है भाई, वो रेसिज्म फैला रहे हैं इंस्टा वाले। कहां जाए हम? चलो आज ही 4 पैकेट फेयर एंड लवली लेनी है। हाँ, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर आयनाइजेशन एंथैल्पी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर आयनाइजेशन एंथैल्पी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर आयनाइजेशन एंथैल्पी। एलिमेंट बता देता हूं, ठीक है। बल्कि इस हीलियम की जगह पे मैं तुम्हें और बढ़िया दूं तो तुम ले लो नियोन, नियोन और ज्यादा बेटर रहेगा। नियोन ले लो, हाँ नियोन ले लो, नियोन ले ले बेटा। हो गया बेटे? अन्य कर, थोड़ी सी हेल्प कर देता हूं मैं तुम्हें। ये लड़का ग्रुप 18 का एलिमेंट है, ग्रुप 18 का, बिल्कुल एंड में, यानी कि लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, बिल्कुल एंड में, बिल्कुल एंड में। ठीक है लक्ष्य बेटा? बाकी तो तुम्हें पता है ये लड़का 11वें ग्रुप का है, सॉरी फर्स्ट ग्रुप का है, और ये सेकंड का, ये भी सेकंड का। चलो फटाफट। हाँ हो गया अरेंज? आदित्य हो गया बेटे? देखो भैया, अगर मैं बात करूं नियोन की, नियोन होता है ग्रुप 18 में, इसके आउटर मोस्ट शेल में है इलेक्ट्रॉन 8, इसलिए इसके हैं पूरे 68, और ये नहीं जाने देगा किसी भी इलेक्ट्रॉन को अपने घर से बाहर। ठीक, ये तो बिल्कुल लोड जाता है कि मेरे से इलेक्ट्रॉन कोई छीन ही नहीं सकता। तो इससे इलेक्ट्रॉन छीन नहीं सकता है, यानी कि अगर मैं इससे इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करूं तो मुझे एनर्जी बहुत ज्यादा लगानी पड़ेगी, बहुत ज्यादा लगानी पड़ेगी। तो इसका मतलब H की आयनेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आई, ठीक। अब सोडियम और मैग्नीशियम की बात करें तो तुम्हें कुछ इस तरीके से दिखाई देता है ना, सोडियम होता है, फिर कौन होता है? मैग्नीशियम, और नीचे कौन होता है? कैल्शियम। ले इस डायरेक्शन में जाएंगे, आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाएगी, इधर जाएंगे तो घट जाएगी। कौन जीता? मैग्नीशियम। वेरी गुड, बहुत बड़े बेटा, मैग्नीशियम जीत गए इन तीनों में। ठीक है, फिर सोडियम सबसे पीछे, सोडियम सबसे पीछे। एक बहुत बड़ा रीजन भी है इसके पीछे कि सोडियम के पीछे होने के पीछे, एक तो ये तो है ही है, एक और बहुत बड़ा रीजन है। अगर तुम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखो, गुड्डू, नियॉन 3s1, नियॉन 3s1, ये अगर एक इलेक्ट्रॉन अपने घर से भगा दे तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो जाएगा? नियॉन जैसा हो जाएगा। इसलिए ये बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इसलिए सोडियम एक्सप्लोजिव नेचर का होता है।
इसलिए सोडियम कैसा होता है बेटा, एक्सप्लोजिव नेचर का होता है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक, 2 मिनट बेटा, 2 मिनट बस, ठीक है। तो अब मैं अगर इनको अरेंज करूं तो तुम्हें क्लियरली दिखाई दे रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला मैंने, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे कम किसकी है, कैल्शियम, कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम, अच्छा इंक्रीजिंग में लगाना है, सॉरी, तो सबसे कम कौन है, सोडियम, सोडियम के बाद कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम के बाद ना कहे मेरे नैना तुझसे, है ना, जो कहे वो तू ना समझे। बना नहीं ना कुछ, जरूरी थोड़ी हमेशा बने, है ना भाई, भाव भी होते हैं कुछ, भावनाएं भी होती हैं कुछ जो एक्सप्लेन होंगी, है ना। हाँ चलो बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद गुड्डुओं और गुड्डियों। मैं तुम्हें 2-3 बातें समझा रहा हूं, प्लीज ध्यान देना। मैंने तुम्हें 2 बुकलेट भेजी है, केमिस्ट्री हैंडबुक सीरीज मैंने बनाई है तुम्हारे लिए, 2 बुकलेट भेजी हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम पूरा फॉर्मूले के साथ और एक्सप्लेन फॉर्मूले के साथ मैंने उसमें भेज दिया है। प्लीज उस पीडीएफ को देखना मत भाई, बिल्कुल मत देखना उस पीडीएफ को, डिलीट मार देना, क्योंकि अगर तुम उसे देखोगे तो हो सकता है तुम्हारी पेन कॉपी उठ जाए और तुम्हें वो लिखने पड़ जाए, और गलती से तुम्हारे नंबर ज्यादा ना आ जाए। तो मेरी रिक्वेस्ट है, अगर उस पीडीएफ को देख रहे हो ना तो खाली देखना मत, वो पूरी की पूरी पीडीएफ तुम्हें उतारनी है अपनी कॉपी में। जो मन करे वो कर लो, जो मन करे वो कर लो। इसीलिए मैंने जो सेकंड पीडीएफ बनाई है ना, उसका बैकग्राउंड मैंने व्हाइट रखा है, उसका बैकग्राउंड क्या रखा है, व्हाइट रखा है, ताकि प्रिंटिंग अगर करवाना भी चाहो तो आसानी से प्रिंट हो जाएगा। यही 2 पीडीएफ भेजी है मैंने, हाँ एक और आई होगी ना, हाँ बेटा बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा, भगवान कसम। अगर तुम लिख लोगे ना इस कंटेंट को एक बार अपने हाथ से, ये चैप्टर तुम्हारे हाथ से मरेंगे नहीं, पक्की बात है बेटा, नंबर नहीं कटेंगे किसी भी हालत में। बस चलो बेटा, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। हाँ